हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं राग दरबारी उपन्यास का पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट जो है वो डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी तथ्य थे उनको हाईलाइट किया है। और ये जो उपन्यास है बहुत बड़ा है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करके जो है वो हम इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि आप इसे आराम से लिख सकें जो भी हाईलाइटेड तथ्य हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 5 हमारा शुरू होगा आज यहाँ से कि जो रामाधीन का पूरा नाम था बाबू रामाधीन भीखम खेड़वी था। अब आपको पता है कि इसमें एक पात्र आते हैं आपके, ठीक है ना, कौन? ये जो रामाधीन भीखम खेड़वी थे। भीखम खेड़वी इनका नाम कैसे पड़ा, चलिए देखते हैं। बोला भीखम खेड़ा शिवपालगंज से मिला हुआ एक गांव था। तो भीखम खेड़ा क्या था? ये शिवपाल के साथ ही लगता हुआ वहाँ पे मिला हुआ ही एक गांव था। अब यूनानो मिस्र रोमा की तरह जहान से मिट चुका था, यानी वह मिटा नहीं था, सिर्फ शिवपालगंज वाले बेवकूफ़ी के मारे उसे मिटा हुआ समझते थे। भीखम खेड़ा आज भी कुछ झोंपड़ों में, माल विभाग के कागजात में और बाबू रामाधीन की पुरानी शायरी में सुरक्षित था। बचपन में बाबू रामाधीन भीखम खेड़ा गांव से निकलकर रेल की पटरी पकड़े हुए शहर तक पहुंच गए। अब यहाँ से देखते जाना इसको, है ना। बोला वहाँ से किसी भी ट्रेन में बैठने की योजना बनाकर भी बिना किसी योजना के कलकत्ता पहुँच गए। मतलब रामाधीन भीखमखेड़ा गांव से निकले, किसी ट्रेन में बैठ गए, उन्होंने नहीं सोचा कि मुझे कहाँ जाना है, और बिना प्लान बनाए वो कहाँ पहुँच गए, कलकत्ता पहुँच गए। कलकत्ता में उन्होंने पहले एक व्यापारी के यहाँ चिट्ठी ले जाने का। अब जब ये जो आपके रामाधीन भीखमखेड़वी हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इनका क्या काम था? कोई जाते ही कोई अफीम का व्यापारी थोड़े ना बन गया था। तो इसके शुरुआती कलकत्ता में जाके शुरुआती काम क्या थे इसके? कलकत्ता में इन्होंने पहले एक व्यापारी के यहाँ पर चिट्ठी ले जाने का, सबसे पहले व्यापारी के यहाँ पर चिट्ठी ले जाने का काम किया, फिर माल ले जाने का काम किया। बाद में उन्होंने उसमें साझा कारोबार करना, यानी कि मतलब पार्टनरशिप करके काम करना शुरू कर दिया। अंत में वे पूरे कारोबार के मालिक बन गए। बोला कारोबार अफीम का था, ठीक है। अब देखना कैसे बना था कि कारोबार किस चीज़ का था? ये अफीम का था, है ना। पहले चिट्ठी का काम किया, फिर माल ले जाने का, तो माल यही था वो, और उसके साथ बाद में सांझे का काम करना शुरू कर दिया, और अंत में पूरे बोला कारोबार के मालिक ये हो गए। कारोबार किस चीज़ का था? अफीम का था। कच्ची अफीम पश्चिम से आती थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कच्ची अफीम कहाँ से, किस क्षेत्र से आती थी, लिखना है आपको। ये पश्चिम से आती थी, उसे कई ढंगों से कलकत्ता में ही बड़े व्यापारियों के यहाँ पहुँचाने की आड़त उनके हाथ में थी। अब वहाँ से देश के बाहर भेजने का काम भी किसके पास था? रामाधीन के ही हाथ में ले सकते थे, पर वे महत्वाकांक्षी ना थे। अपनी आड़त का काम भी चुपचाप करते थे, और बचे समय में पश्चिम के जिलों से आने वाले लोगों की सोहबत कर लेते थे। वहाँ से वे अपने क्षेत्र के आदमियों में काफ़ी मशहूर थे। कौन? रामाधीन भीखम खेड़वी जिसका नाम है, ठीक है। लोग उनकी अशिक्षा की तारीफ करते थे और उनका नाम लेकर समझाने की कोशिश करते थे कि अकबर आदि अशिक्षित बादशाहों ने किस खूबी से हुकूमत चलाई होगी। अफीम के कारोबार में अच्छा पैसा आता था, और दूसरे व्यापारियों से इससे ज़्यादा स्पर्धा भी नहीं रखनी पड़ती थी। इस व्यापार में सिर्फ एक छोटी सी यही खराबी थी कि ये कानून के खिलाफ पड़ता था। कौन? जो अफीम का कारोबार है। सब कुछ सही था, पर ये जो था ये पुलिस की नज़र में सही नहीं था, है ना, कानून की नज़र में। उसका जिक्र आने पर बाबू रामाधीन अपने दोस्तों से कहते, इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? कानून मुझसे पूछकर तो बनाया नहीं गया है। मतलब जब उसे कोई समझाने की बात करता था तो यही रवैया उसका था। जब बाबू रामाधीन अफीम कानून के अंतर्गत गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, तो वहाँ भी उन्होंने यही रवैया अपनाया। उन्होंने अंग्रेजी कानून की निंदा करते हुए महात्मा गांधी का हवाला दे दिया, ये बताने की कोशिश की कि विदेशी कानून मनमाने ढंग से बनाए गए हैं और हर एक छोटी सी बात को जुर्म का नाम दे दिया गया है। उन्होंने कहा, जनाब, अफीम एक पौधे से पैदा होती है। पौधा उगता है तो उससे खूबसूरत से सफ़ेद फूल निकलते हैं। अंग्रेजी में उसे पॉपी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इस खूबसूरत अंग्रेजी फूल को खूबसूरत छोटे से फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉपी कहते हैं। उसी की तरह बोला उसी की एक दूसरी किस्म भी होती है जिसमें लाल फूल निकलते हैं, उसे साहब लोग बंगले पर लगाते हैं। उस फूल की एक तीसरी किस्म भी होती है जिसे डबल पॉपी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? डबल पॉपी। हजूर, ये सब फूल पत्तों की बातें हैं, इसमें जुर्म का क्या सरोकार है? उसी सफ़ेद फूल वाले
पॉपी के पौधे के से बाद में ये काली काली चीज़ निकलती है। अब ये दवा के काम भी आती है। इसका कारोबार जुर्म नहीं हो सकता। जिस कानून में ये जुर्म बताया गया है ये काला कानून है। हमें बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। इस लेक्चर के बावजूद रामाधीन को 2 साल की सज़ा हो गई। कितने साल की? 2 साल की सज़ा रामाधीन को हो गई। ठीक है। अब बोला कि पर सज़ा तो उस ज़माने में ही हो जाती थी। असली चीज़ सज़ा से पहले इस इलाज में दिए जाने वाला लेक्चर था। बाबू रामाधीन को मालूम था कि इस तरह लेक्चर देकर सैकड़ों लोग क्रांतिकारियों से लेकर अहिंसावादियों तक शहीद हो चुके हैं और उन्हें यकीन था कि इस लेक्चर से उन्हें भी शहीद बनने में आसानी होगी। पर सज़ा भुगत कर आने के बाद उन्हें पता चला कि शहीद होने के लिए उन्हें अफीम का कानून नहीं, नमक कानून तोड़ना चाहिए। कुछ दिन कलकत्ते में घूम फिर कर उन्होंने देख लिया कि वे बाजार में उखड़ चुके हैं। अफसोस में उन्होंने एक आध शेर कहे और एक बार टिकट लेकर वे अपने गांव वापस लौट आए। आकर वे शिपालगंज में बस गए। उन्होंने लोगों को इतना तक सच बता दिया कि आड़त की दुकान बंद हो गई है। इससे आगे बताने की जरूरत ना थी। उन्होंने एक छोटा सा कच्चा पक्का मकान बनवा लिया। कुछ खेत लेकर किसानी शुरू कर दी। गाँव के लड़कों को कौड़ी की जगह ताश से जुआ खेलना सिखा दिया और दरवाजे की चारपाई पर पड़े पड़े कलकत्ता प्रवास के किस्से सुनाने में दक्षता प्राप्त कर ली। किसने? रामाधीन ने। तभी गांव पंचायतें बनी और कलकत्ते की करामात के सहारे उन्होंने अपने एक चचेरे भाई को सभापति भी बना दिया। शुरू में लोगों को पता भी ना था कि सभापति होता क्या है, इसलिए उनके भाई को इस पद के लिए चुनाव तक नहीं लड़ना पड़ा। कुछ दिनों बाद ही लोगों को पता चला कि ये गांव के 2 सभापति हैं, जिनमें बाबू रामाधीन गांव सभा की जमीन का पट्टा देने के लिए हैं और उनका चचेरा भाई जरूरत पड़े तो गबन के मुकदमे में जेल जाने के लिए है। बाबू रामाधीन का एक ज़माने तक गांव में बड़ा दौरा रहा। उनके मकान के सामने एक छप्पर का बंगला पड़ा, जिसमें गांव के नौजवान जुआ खेलते थे। एक और भंग की ताज़ी पत्ती छूटती थी। वातावरण बड़ा काव्यपूर्ण था। उन्होंने गांव में पहली बार कैना, नेस्ट्रीशियस, लॉर्क्स आदि अंग्रेजी फूल उगाए थे। तो ये फूल आपको लिखने हैं कि गाँव में पहली बार कौन कौन से फूल उगाए गए थे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, लिख लेना है आपको। उनमें लाल रंग के फूल थे जिनके बारे में वे कभी कभी कहते थे ये पॉपी है, ये साला डबल पॉपी है। भीखम खेड़वी के नाम से ही प्रकट था कि वे शायर भी होंगे। अब तो वे नहीं थे, पर कलकत्ता के अच्छे दिनों में एक आध शायर बोल देते थे। उर्दू कवियों की सबसे बड़ी विशेषता उनका मातृभूमि प्रेम ही है, इसलिए बॉम्बे और कलकत्ता में भी वे अपने गाँव या कस्बे का नाम अपने नाम के पीछे बांध रखते थे और उसे खटखटा नहीं समझते। अपने को गोंडवी, सलोनी और अमरोहवी कहकर वे कलकत्ता बम्बई के कूप मंडूक लोगों को इशारे से समझाते थे। तो याद रखना, जो आपके रामाधीन भीखम खेड़वी थे अपने नाम के पीछे क्या क्या लगाते थे, तो ये गोंडवी, सलोनवी और अमरोहवी कहकर जो थे ये अपने लोगों को समझाते थे। लिख लेना है। सारी दुनिया तुम्हारे शहर में ही सीमित नहीं है। जहाँ बम्बई है वहाँ गोंडा भी है। एक प्रकार से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जन्मभूमि के प्रेम से ही देश प्रेम पैदा होता है। जिसे अपने को बम्बई की संडीलवी कहते हुए शर्म नहीं आती, वही कुर्ता पजामा पहनकर और मुंह में 4 पान और 4 लीटर थूक भरकर न्यूयॉर्क के फुटपाथों पर अपने देश की सभ्यता का झंडा खड़ा कर सकता है। याद रखना है, बम्बई, कलकत्ता, न्यूयॉर्क। ठीक है, इनका जिक्र जो है यहाँ पर किया गया है ना। मैं अपने को 12 बंक भी कहते हुए हिचकता है, वे यकीनन विलायत में अपने को हिंदुस्तानी कहते हुए हिचकेगा। इसी सिद्धांत के अनुसार रामाधीन कलकत्ता में अपने दोस्तों के बीच बाबू रामाधीन भीखम खेड़वी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, तो इनका नाम कैसे पड़ा था आपको पता चल गया। ये सब दानिश टांडवी की सोहबत में ही हुआ था। वे टांडवी की देखा देखी उर्दू कविता में दिलचस्पी लेने लगे, और चूँकि कविता में दिलचस्पी लेने की शुरुआत कविता लिखने से ही होती है, क्योंकि बोला इसीलिए दूसरों के देखते देखते उन्होंने एक दिन शेर लिख डाला। जब उसे टांडवी साहब ने सुना तो, जैसा कि अब ये याद रखना यहाँ पे टांडवी साहब का जिक्र हुआ है। ठीक है, आगे बहुत जिक्र है इनका, है ना। जैसा कि एक शायर को दूसरे शायर के लिए कहना चाहिए। कहा, अच्छा शेर कहा। रामाधीन ने कहा, मैंने तो शेर लिखा है, कहा नहीं है। वे बोले, गलत बात है, शेर लिखा नहीं जा सकता। पर मैं तो लिख चुका हूँ। नहीं, तुमने शेर कहा है, शेर कहा जाता है, यही मुहावरा है। उन्होंने रामाधीन को शेर कहने की कुछ आवश्यक तरकीबें समझाई। उनमें से ये थी कि शायरी मुहावरे के हिसाब से होती है, मुहावरा शायरी के हिसाब से नहीं होता है। दूसरी बात शायर के उपनाम की है। टांडवी ने उसे सुझाया कि तुम अपना उपनाम
नाम ईमान शिवपाल गंजी रखो। ये किसने सुझाया था? तो ये याद रखना है कि सुझाने का काम किसने किया था, तो ये टांडवी ने सुझाया था कि तुम अपना नाम जो है भीखमखेड़वी से बदल कर शिवपाल गंजी भी रख सकते हो, है ना। पर ईमान से तो उन्हें ये एतराज़ था कि उन्हें इसका मतलब नहीं मालूम। शिवपालगंजी इसलिए खारिज हुआ कि उनके असली गांव का नाम भीखमखेड़ा था। अब शिवपालगंजी भी रख सकते थे, पर जो गांव था उसका नाम भीखमखेड़ा था, ठीक है। और उपनाम से ही उन्हें इसलिए एतराज़ हुआ कि अफीम के कारोबार में उनके कई उपनाम चलते थे और उन्हें कोई नया उपनाम पालने का शौक न था। परिणाम ये हुआ कि वे शायरी के क्षेत्र में बाबू रामाधीन भीखमखेड़वी बनकर ही रह गए। कलूटी लड़कियां हर शाम मुझको छेड़ जाती हैं। इस मिसरे से शुरू होने वाली इस कविता एक कविता उन्होंने अफीम की डिब्बियों पर भी लिखी थी, पर शायरी की बात सिर्फ दानिश टांडवी की सोहबत तक ही रही। जेल जाने पर उन्हें आशा की जाती थी कि दूसरे महान साहित्यकों और कवियों की तरह जेल जीवन के दिनों में वे अपनी महान कलाकृति रचेंगे और बाद में एक लंबी भूमिका के साथ उसे जनता को पेश करेंगे। पर वो कितने 2 साल तक जेल में ही रहे थे, पर वे 2 साल जेल के खाने की शिकायत और कैदियों के हंसी मजाक करने, बॉर्डरों की गालियाँ सुनने और भविष्य के सपने देखने में ही बीत गए। शिवपालगंज में आकर गंजहा लोगों के सामने अपनी विशिष्टता दिखाने के लिए उन्होंने फिर से अपने नाम के साथ भीखमखेड़वी का खटखटा बांधा। अब ये गंजहा क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, गंजहा जो है ये सम्मान सूचक पद है, ठीक है। ये सम्मान सूचक शब्द इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये वो है आपका, ठीक है, गंजहा, है ना, याद रखना है। पीछे डिस्कस हो चुका है सेकंड पार्ट में। बोला बाद में जब बिना किसी कारण के सिर्फ गांव की ये पूरे भारत की सभ्यता के असर से ये गुटबंदी के शिकार हो गए, तो उन्होंने एक आध शेर लिखकर ये भी साबित कर दिया कि भीखमखेड़वी सिर्फ भूगोल का ही नहीं कविता का भी शब्द है। कुछ दिन हुए बद्री पहलवान ने शिवपालगंज से 10 मील आगे एक दूसरे गाँव में आटा चक्की की मशीन लगाई थी। अभी याद रखना है किसने लगाई आटा चक्की की मशीन? बद्री पहलवान ने। कहाँ पर? शिवपालगंज से 10 मील की दूरी पर। लिखना है आपको, बद्री पहलवान ने शिवपालगंज से कितनी दूरी पर आटा चक्की की मशीन लगाई थी? 10 मील की दूरी पर, ठीक है। चक्की ठाठ से चली और वैद्य जी के विरोधियों ने कहना शुरू किया कि उसका संबंध कॉलेज के बजट से है। इन जन भावना को रामाधीन ने अपनी अमर कविता द्वारा प्रकट किया कि क्या करिश्मा है ए रामाधीन भीखमखेड़वी, खोलने कॉलेज चले आटे की चक्की खुल गई, ठीक है। अच्छा, गांव के बाहर बद्री पहलवान का किसी ने रिक्शा रोका। कुछ अंधेरा हो गया था और रोकने वाले का चेहरा दूर से साफ नहीं दिख रहा था। बद्री पहलवान ने कहा, कौन है वे? अबे तबे ना करो पहलवान, मैं रामाधीन हूँ, कहता हुआ एक आदमी रिक्शे के पास आकर खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये बद्री पहलवान का किसने रोका था रिक्शा? रामाधीन ने, ठीक है। रिक्शे वाले ने एकदम से बीच सड़क पर रिक्शा रोक कर दिया। आदमी धोती कुर्ता पहने था, पर धुंधले में मैं दूसरे आदमियों के मुकाबले उसे पहचानना हो तो धोती कुर्ते से नहीं, उसके घुटे हुए सिर के से पहचाना जाता था। रिक्शे का हैंडल पकड़कर वे बोला, मेरे घर में डाका पड़ने जा रहा है, सुना? पहलवान ने रिक्शे वाले की पीठ में एक उंगली कोंचकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। कहा, तो अभी से क्यों टिल्लों लगाए हो? जब डाका पड़ने लगे तब मुझे बुला लेना। कौन बोल रहा है? ये जो है ना आपका बद्री पहलवान से रामाधीन बोल रहा है, ठीक है। तो बद्री पहलवान बोल रहा है कि अभी क्यों इतना शोर डाला है, जब होगा तब बता देना। रिक्शे वाले ने पैंडल पर जोर दिया, पर रामाधीन ने उसका हैंडल इस तरह से पकड़ रखा था कि उनके इस जोर के आगे उस जोर को काट दिया। रिक्शा अपनी जगह रहा। बद्री पहलवान ने भुनभुनाकर कहा, मैं सोच रहा था कि कौन आफत आ गई जो सड़क पर रिक्शा पकड़कर रान की तरह रोने लगे। रामाधीन बोले, रो नहीं रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ। बैद जी के घर में तुम ही एक आदमी हो, बाकी तो सब पनशाखा हैं, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि एक चिट्ठी आई है जिसमें डकैतों ने मुझसे 5,000 रुपये मांगे। तो डकैतों ने 5,000 रुपये किससे मांगे थे? रामाधीन से मांगे थे, ठीक है। और अमावस की रात को दिखने वाले टीले पर दे जाओ बोला है। बद्री पहलवान ने अपनी जांघ पर हाथ मारकर कहा, मन हो तो दे आओ, ना मन हो तो एक कौड़ी भी देने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा क्या कहें। चलो रिक्शे वाले, घर नज़दीक है, बाहर पीसी हुई भंग तैयार होगी, पीकर नहा धोकर कमर पर बढ़िया लंगोट कसकर ऊपर से एक कुर्ता झाड़कर बैठक में हुमस कर बैठ जाएगा। लोग पूछेंगे पहलवान क्या कर कर आए हैं, वे आंखें बंद करके दूसरों के सवाल सुनेंगे, दूसरों को जवाब ही देंगे। देह में ताकत और भंग में घुमाव में सारे संसार की आवाज़ें मच्छरों की भनभनाहट से जान पड़ती हैं। सपनों में डूबते उतरते हुए बद्री को इस वक्त सड़क पर रोका जाना बहुत खला। उन्होंने रिक्शे वाले को डपट कर दोबारा कहा, तुमसे कह रहा हूँ चलो।
पर वे चलता कैसे? रामाधीन का हाथ अब भी रिक्शे के हैंडल पर था। उन्होंने कहा, रुपये की बात नहीं है, मुझसे कोई क्या खाकर रुपया लेगा? मैं तो तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि रुपन को हटक दो। अपने को कुछ ज़्यादा समझने लगे हैं, नीचे नीचे चले आसमान के। वैसे परिवार के दूसरे प्राणी भी कमरे का अपने अपने ढंग से प्रयोग करते थे। घर की महिलाएं कांच और मिट्टी के बर्तनों में ढेरों अचार भरकर छत पर धूप में रखती थी और शाम होते होते कमरे में जमा कर देती थी। यही हाल यही हाल छत पर सूखने वाले कपड़ों का भी था। कमरे के आर पार एक रस्सी लटकती थी जिस पर शाम के वक्त लंगोट और चोलियां, अंगोछे और पेटीकोट साथ साथ झूलते नजर आते थे। वैद्य जी के दवा खाने की अनावश्यक शीशियां भी कमरे की एक अलमारी में जमा थी। ठीक है, प्राय सभी शीशियां खाली थी। उन पर चिपके हुए सचित्र विज्ञापन इस्तेमाल से पहले, अच्छा ये याद रखना है कि विज्ञापन पर पहले कौन से चित्र होते थे कि शीर्षक से पहले, ठीक है, बोला इस्तेमाल से पहले, और शीर्षक के एक अर्धमानव की तस्वीर, और इस्तेमाल के बाद, ये शीर्षक के बाद।